जब मैं नगर से निकला था तो 300 रुपये लेके मैं वहाँ से रवाना हुआ था। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गुजरात के अंदर उस टाइम पर रेलवे की भर्ती हो रही थी। कोई मेरी गारंटी नहीं, कोई पहचान नहीं, और मुझे रेलवे ने भर्ती कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे मिनिस्ट्री ने एक पॉलिसी निकाली। वो पॉलिसी के अंदर एक मैंने भी प्राइवेट रेलवे यार्ड बनाया है, माल गोदाम मेरा खुद का है। 8 साल कंटिन्यू फर्स्ट नंबर का अवार्ड बाय रेल कंटेनर, बाय सी कंटेनर का फर्स्ट नंबर का 8 साल तक अवार्ड लेता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज हम अपने विशेष सेगमेंट असली हीरो में एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व से मिलवाएंगे जो तकरीबन आज से 1981 में बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अहमद नगर से निकलकर अहमदाबाद तक पहुँचे। ये तकरीबन अगर इन दोनों शहरों की अगर दूरी को हम देखें, क्योंकि वो एक गांव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है, और सैदपुर गांव, एक सैदपुर गांव पड़ता है, उससे बिल्कुल सटा हुआ गांव है। सैदपुर को दुनिया में जाना जाता है शहीदों के लिए। जब ऑपरेशन विजय हुआ था तो एक ही दिन में तकरीबन 15 लाशें उन सपूतों की उस गांव में आई थी, और आज भी सेना का विशेष कैंप वहाँ पे लगता है। उसी की बिल्कुल जस्ट बगल में इनका गांव पड़ता है। और अवधेश सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपनी जन्मस्थली से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पर अहमदाबाद, जिसको गुजरात की देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर गुजरात के अहमदाबाद में आज वो स्थापित हैं, और उनका काम ट्रांसपोर्ट का काम है। बड़े बड़े जो कंटेनर जाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रैवलिंग जो रास्ता होता है, जो रास्ता देते हैं, एक जगह से माल को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। 200 से ज़्यादा ट्रक हैं। अपने आप को स्थापित किया 1981 में, 300 रुपये लेकर आए थे। उनका स्वागत है। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चेतना मंच के इस विशेष सेगमेंट में। सबसे पहला सवाल, क्या कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, ये नहीं सोचा था, आज भी नहीं सोच रहे कल कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन कर्म भूमि के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी नीयत के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकंड, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं सन 1981 में आया था। फर्स्ट एम्प्लॉय मैं रेलवे रहा हूँ। 1 साल मैंने नौकरी करी रेलवे की। सन 82 में मैंने प्राइवेट नौकरी करी, काम को सीखा, और 83 में मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट बहुत छोटे से लेवल से किया था। जब मैं नगर से निकला था तो 300 रुपये लेके मैं वहाँ से रवाना हुआ था। मेरे टाइम पे 36 रुपये की टिकट रेलवे की अहमदाबाद टू दिल्ली की होती थी। पुरानी दिल्ली से एक ही ट्रेन 24 घंटे में चलती थी, और वो 24 घंटा यहाँ तक आने का लेती थी। आने के बाद पहले ज़िंदगी में पहली ट्रेन का सफ़र मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से, दिल्ली, पुरानी दिल्ली से अहमदाबाद आते हैं। 24 घंटे में पहुँचने के बाद, जब ज़िंदगी में हमने ट्रेन ही नहीं देखी थी, वेस्टर्न यूपी के रहने वाले छोटे से गांव से पैदा हुए, वहाँ की छोटी छोटी पढ़ाइयों में, गाँव में, खेतों में खेलते रहे। ट्रेन से उतरने के बाद अहमदाबाद 3 दिन तक हम होटल में सोते रहे। हमको सोते सोते लगा रेल में बैठे हुए। अब दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का सफ़र चालू होता है यहाँ से। हमने किसी को यहाँ जाना नहीं, पहचाना नहीं, रिश्तेदार नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई। उस मुसीबत में मनुष्य अकेला जावे तो जावे कहाँ? सोचिए, सोचने वाली बात होती है। एक ऐसा शहर, बड़ा शहर, जहाँ कोई आपको नहीं जानता हो और आप वहाँ पहुँचें, आपके सर पे छत ना हो। कितना संघर्ष किया होगा। जी, कंटिन्यू। इसके बाद जब हम 10 दिन 15 दिन होटल में रहे, उसके बाद हमने थोड़ा स्ट्रगल चालू किया, घूमना फिरना चालू किया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गुजरात के अंदर उस टाइम पर रेलवे की भर्ती हो रही थी, और मैं इलाहाबाद बोर्ड 10वीं पास का सर्टिफिकेट लेकर चला हुआ था। वो दिखाकर मुझे रेलवे में भर्ती हो गई। सबसे ज़िंदगी का मेरा पहला पड़ाव। गुजरात के अंदर कोई मेरी गारंटी नहीं, कोई पहचान नहीं, और मुझे रेलवे ने भर्ती कर लिया। वो आज रेलवे का, उस दिन से आज तक मेरा रेल सफ़र चलता है। मैं रेलवे की नौकरी 1 साल करता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ। अंग्रेज़ों ने रेल जो बनाई थी, रेल जो बसाई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और अगर हिंदुस्तान के
आज़ादी का आंदोलन को अगर हम लोग पलट के देखते हैं तो उसमें रेल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि एक जगह अत्याचार होता था, दूसरी जगह तक मैसेज जाने लगा। उसी रेल की पटरी से सफ़र तय हुआ और कंटिन्यू। इसके बाद रेलवे की नौकरी करने के बाद हमको लगा हमको नौकरी नहीं करनी है, धंधा करना है। तो हमने प्राइवेट पार्टी के पास जो रेलवे के माल गोदाम थे, रेलवे के माल गोदाम के अंदर हिंदुस्तान का माल आना जाना कैसे जाना कैसे आना, वो हमने 1 साल उसको प्राइवेट सीखा। सीखने के बाद हमने वो अपना बिजनेस खुद स्थापित 1 साल के बाद कर दिया। पहले 2 साल मेरे 81 रेलवे एम्प्लॉय तरीके गए, 82 मेरे सर्विस करा सीखने में गए, और 83 के अंदर मैंने अपना बिजनेस स्थापित करना चालू कर दिया। गुजरात की मेहरबानी गुजरात के लोगों में इतना कुछ पॉजिटिव है कि मेरे को जानो बिगर लाखों का माल सन 83 के अंदर रेलवे की आधार डॉक्यूमेंट मुझे पकड़ाते कि ये मेरा कार्गो जापान जम्मू से आ रहा है। उस टाइम अखरोट काजू बहुत आते थे, दाल चना गेहूँ सभी कार्गो गुजरात के अंदर बाहर से बहुत हाईएस्ट क्वांटिटी में आता था। फिटकरी सुपारी बहुत सारी क्वांटिटी में, आज भी काफ़ी आना जाना गुजरात में कार्गो है। लेकिन उस टाइम पे व्यापारीगण मेरे को बिगड़ जाने ओनली फॉर मेरी सर्विस पर मुझे काम दिया गया। 83 से काम स्टार्ट करते मैं इस गुजरात का आभार व्यक्तित करता हूँ। मेरे पास 300 गाड़ियाँ तक हो गई, और गुजरात स्टेट से लेके पंजाब, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, कार्गो का हम शिपमेंट हर महीने कम से कम 50 से 60-70 हज़ार टन का कार्गो शिपमेंट आना जाना करते रहे। इसके बाद जब एक पीरियड आया मोदी जी के सरकार में सागरमाला, जब सागरमाला आया तो मोदी ने गुजरात के लिए कहा, बहुत सारी ऐसी योजना होती हैं सरकार की कि यदि आपकी पैनी नज़र है और आप उसको बहुत गंभीरता से उसके पीछे के पार्ट को अगर समझ सकते हैं तो वो कई बार कारगर होती है, जिसका जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं। तो मोदी जी ने सागरमाला प्रोजेक्ट बनाया गुजरात के मुख्यमंत्री होने के टाइम पर। उस टाइम पर कोस्टल सर्विस चालू करेगी, हम लोगों को बुलाया गया, मीटिंगें करी गई, जीएमडीसी, गुजरात गवर्नमेंट, कोस्टल ओनर सबको कमेंट करके फिर एक ये पॉलिसी आई कि रेल से माल जाता है और रेल से आता है, रोड से जाता है, रोड से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इतनी मार्केट में गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो रेल है वो पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन कॉस्ट बढ़ रही है, तो कम से कम कॉस्ट में कार्गो को कैसे ट्रांजिशन किया जाता है। तो गुजरात ने सबसे बड़ी पहल सागरमाला करी, उसमें हम कोस्टल लोड करने चालू किए। हमने फिर हम कोस्टल लोड गुजरात से करते तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, वेस्ट बंगाल बाई सी हम माल को ट्रांजेक्शन करना हमने चालू कर दिया। रेल, सी, रोड तीनों ऑक्सीजन ट्रांसमिशन का हमने काम किया है। बिटवीन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आई 95 में, डोमेस्टिक में। कंटेनर कॉर्पोरेशन को हमने पकड़ा 95, 96, 97, 98 तक हिंदुस्तान के अंदर ओनली फॉर माई कंपनी नेम इज शिव कैरियर। शिव कैरियर एक कंपनी ऐसी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट था, कंटेनर कॉर्पोरेशन, रेलवे बोर्ड अंडरटेकिंग, सिस्टर कंसर्न। आँखों में होते हैं सपने। 300 रुपये लेकर जो व्यक्ति 1981 में अपने घर से निकला हो, वो इतने बड़े सपने आँखों में देखे उन्होंने, और उनको साकार करने के लिए जो सरकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं के साथ साथ चलते हुए अपने आप को स्थापित किया। और आज अहमदाबाद में, गुजरात की जो पुरानी राजधानी रही है, बिल्कुल गांधीनगर से सटा हुआ इलाका है और दिल माना जाता है अहमदाबाद को, वहाँ अपने आप को स्थापित किया। सोचने वाली बात है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक पॉलिसी निकाली कि जो हिंदुस्तान के अंदर माल गोदाम है, वो माल गोदाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनके नॉर्म्स हैं। कस्टमर काफ़ी परेशान होते हैं, माल ख़राब होता है, लेबर तोड़ती है, चोरी होती है, बहुत सारी परेशानियां। चैम्बर्स में सब जगह से मीटिंगें हुई, तो रेलवे का पॉलिसी निकाला उन्होंने कि आप प्राइवेट यार्ड हिंदुस्तान में बना सकते हैं। वो पॉलिसी के अंदर एक
मैंने भी प्राइवेट रेलवे यार्ड बनाया है, माल गोदाम मेरा खुद का है। गुजरात के अंदर एक मोरबी शहर है जो हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड को टाइल्स सप्लाई करता है। फर्स्ट नंबर आज भी वर्ल्ड के अंदर पहला नंबर मोरबी शहर का आता है टाइल्स सिरामिक के अंदर। हमने वहाँ पर यार्ड बनाया हमारा, और वहाँ पर यार्ड बनाने के बाद हमने कंटेनर से कार्गो सप्लाई चालू किया। पहले वो रोड से जा रहा था, उसको हमने यार्ड बना के रेल कंटेनर के द्वारा ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में चालू किया। उसके चालू करने से माल डैमेज उनका 5% डैमेज और 30% कॉस्ट कम करके कस्टमर को हमने ट्रांजैक्शन माल लाखों टन महीने का ट्रांजैक्शन आज भी हमारा चल रहा है, जिसको डोमेस्टिक यार्ड कह सकते हैं, ड्राई पोर्ट कह सकते हैं। एक्जिम जिस दिन एक्सपोर्ट होता है उसको जब एक्जिम यार्ड कहते हैं, आईसीडी कहते हैं। ये आईसीडी यानी इंग्लैंड कंटेनर डेपो डोमेस्टिक यार्ड मेरा है। आज हम उसके द्वारा काफ़ी अच्छी पॉलिसी में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे नई नई पॉलिसी आती जाती है साहब, एक आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा, और एक क्योंकि इस समय एक डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जी। क्या है इसके बाद अब एक रेलवे की पॉलिसी और आई है, जो हमारा ट्रांजैक्शन कार्गो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कार्गो जा रहा है उसको 4 दिन लगते हैं, तो सरकार एक पॉलिसी और लाई है कैरिडोर। जो कैरिडोर जो पॉलिसी है वो एक रेलवे ने स्पेशल अपनी ट्रैक अलग से किया हुआ है। उस ट्रैक के अंदर जब गाड़ी चलेगी तो जब गाड़ी उठेगी और जहाँ जानी है वहीं पर जाकर, मतलब इसको हम अपने दर्शकों को इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि राजधानी, शताब्दी, ये सब ऐसी ट्रेनें हैं जो समय पे पहुंचनी चाहिए, और इस चक्कर में कई बार क्या होता है कि जब मालगाड़ियां होती हैं तो उनको होल्ड पे कर दिया जाता है इन गाड़ियों को पास करने के लिए, और इसके लिए एक अलग से केवल रेलगाड़ियों के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। शायद ऐसा ही कुछ है। अभी जो कैरिडोर आ रहा है, जहाँ जहाँ पर बन गया, चालू हो गया, पूरे हिंदुस्तान में कैरिडोर आ रहा है, उस कैरिडोर के ऊपर गुड्स गाड़ी ही चलेगी, पैसेंजर नहीं चलेगी। उसका टाइमिंग जो आज हमारा गुड्स का ट्रांजिशन टाइम 5 दिन लग रहा है, उसमें आने के बाद 2 दिन होगा, 3 दिन कम हो जाएगा। वो कार्गो कहीं पर भी रुकेगा नहीं। जो आज ट्रांजैक्शन रेल करती है, रास्ते में राजधानियाँ हैं, सर्वोदय है, एनी भी फास्ट एक्सप्रेस, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनको क्रॉस करने के लिए गुड्स को साइड में कर दिया जाता है। लेकिन आने वाले दिन में 2023 के अंदर 90% इंडिया का नेटवर्क कैरिडोर का कंप्लीट होने जा रहा है। उस पीरियड में आने के बाद में जो गाड़ी, अच्छा, ये जो आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं आप लोगों से ही पहुंचते होंगे, क्योंकि आप एक माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए पहले ट्रेन से, उसके बाद ट्रेन के बाद फिर ट्रकों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो शायद इस तरह की कोई पॉलिसी बनी होगी। देखिए, इस तरह की व्यापारी की पॉलिसी होती है चैम्बर्स कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जॉइंट होती है मैन्युफैक्चर के साथ, ट्रेड के साथ, ट्रेडिंग के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, और जॉइंट वेंचर होकर फिर बुद्धिजीवी बैठते हैं कि किस ऑक्शन में कहाँ जाना चाहिए, किस में हम सक्सेस होंगे, फिर वो पास करते हैं। फिर सरकार ये जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं रूट से ही निकलती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक समझने की ये, क्योंकि हालांकि व्यक्तित्व को लेकर चीज़ें हम लोग एक व्यापार की तरफ लेके जाएं, लेकिन जिसने ट्रेन को जिया है वो अवधेश सिंह अपनी पूरी यात्रा को जो बता रहे हैं वो केवल अभी तक ट्रेन के ट्रैक से, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम बहुत लंबे भी हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा शॉर्ट में कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, स्टार्टिंग ट्रेन से हुआ है, अभी तक भी ट्रेन ही है। इसके विभाग बहुत अलग अलग हैं, पार्ट अलग अलग हैं, पॉलिसी अलग अलग ही है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपसे ये अब कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मनुष्य ईमानदार और मेहनती अगर है तो वो कहीं भूखा नहीं मरेगा, और उसका सर्टिफिकेट मैं गुजरात का दे सकता हूँ, अदर स्टेट का नहीं दे सकता हूँ। हर स्टेट में मेरा ऑफिस है, हर स्टेट का मेरे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आपके यहाँ बोलने जैसा इस मंच पे नहीं है, ये शब्द यूज करने जैसा, लेकिन ए से जेड तक 26 शब्द होते हैं। गुजरात को अगर आप पूछेंगे कितने शब्द हैं तो मैं ये कहूँगा 26 के 26 दीजिए। एक सामाजिक सवाल, सामाजिक क्षेत्र में भी आपने, क्योंकि जो व्यक्ति नीचे ज़मीन से जुड़ा होता है वो समाज को भी बहुत अच्छी तरह से समझता, तो यहाँ सामाजिक जो व्यवस्था है या समाज के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप जिस समाज से आते हैं, तमाम संस्थाओं से जुड़े होंगे, वो सामाजिक कार्य जो हैं उनमें किस तरीके की आपकी सहभागिता रहती है?
देखिए, मैं गुजरात में रहता हूँ। लास्ट जहाँ पर आप आज बैठे हैं, अहमदाबाद वाणिज्य भवन कांकरिया, पास में लेक है, बहुत बड़ा लेक है, चिड़ियाघर है, स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है जहाँ आप बैठे हुए हैं, इसी बिल्डिंग के पास में सामने ही 500 मीटर के दायरे में सब हैं। इस बिल्डिंग का लास्ट 25 साल से 10 मंजिल की बिल्डिंग है, मैं इसका चेयरमैन हूँ, इस पूरी बिल्डिंग को मैनेज करता हूँ। एक जाट समाज अहमदाबाद हमने गुजरात में बनाया था, अहमदाबाद शहर से स्टार्ट किया था 89 से, 90 से स्टार्ट करते 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 2007 के अंदर हमने पूरा गुजरात को जोड़ा है। गुजरात जाट समाज विकास परिषद का भी मैं चेयरमैन हूँ। अहमदाबाद मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, चेयरमैन भी टेम्पररी रहा हूँ। कमेटी मेंबर लास्ट 20 साल से मैं हूँ अहमदाबाद मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंदर। गुजरात सेवा समिति है, उसके अंदर मेरा छोटा सा पार्ट है। गुजरात सेवा समिति है जो एक एनजीओ चलाते हैं, उसके अंदर कुछ गरीबों को, मजदूरों को राशन, कपड़ा लत्ता जैसी व्यवस्था, जैसा परिवार होता है वो सेवा भी हम गुजरात राज्य सेवा समिति चलती है, उसका मैं एक मेंबर हूँ। सौभाग्य है मेरा कि इतनी दूर 1000 किलोमीटर के बाद इन पोस्टों पर आकर मुझे सेवा करने का मौका मिलता है। समाज ने भी दिया है, बिल्डिंग ने भी दिया है, जहाँ जहाँ भी मेरी एक्टिविटी जुड़ी हुई है, सभी लोगों ने, सभी प्रकार के आदमियों ने मुझे फ्रंट पर खड़ा करके काम करने का मौका दिया है, जो मैं आज अपने बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ के चला रहा हूँ। अच्छा, आज जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में बिल्कुल, क्योंकि आपने संघर्ष किया है और जो आपकी उम्र रही होगी और जिस तरीके के उस समय की परिस्थितियाँ रही होंगी, आज तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, तो आज मुझे लगता है कि शायद संघर्ष करने वाले लोग आज भी होंगे। आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज यही है, देखिए आज की जो जनरेशन है खास उसके लिए सूचना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट, एक रात में करोड़पति का सपना ना देखें, एक महीने में, एक साल में भी ना देखें। आप संघर्ष करें, आप फल की इच्छा ना करें। किस्मत, कर्म, नीति, तीनों चीज़ साथ में चलती हैं। अगर आप बिल्कुल सही ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं तो ख़राब वक्त आएगा, उसका झटका आपको लेना पड़ेगा। अगर आप उस झटके को पार करते हैं तो कुदरत आपके साथ रहती है, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन दूसरे की चीज़ पर निगाह कभी नहीं मारनी चाहिए, तो ही वो शख्स आगे बढ़ सकता है और वही शख्स बढ़ने के लायक है। अगर गलत नीति समझता है, इसके अंदर हर प्रकार का समाज आ गया। हम इंडिया के लोग हैं, इंडियन हैं, सब धर्म संपन्न हैं, सब धर्म को मानना चाहिए और सब धर्म को मान के ही मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे कि राजनीतिक परिदृश्य है और राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। देश आज जिस दिशा में जा रहा है या देश आज जहां खड़ा हुआ है, क्या मानते हैं, आपका व्यक्तिगत क्या मानना है कि किस तरीके की परिस्थितियां होनी चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए सर, मेरा क्वेश्चन पर्सनल, मेरा जो भाव है, पार्टी कौन है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से हम मतलब नहीं रखते। हम है व्यापारी आदमी, हमारा जो पूरा चारों तरफ ग्रुप है, हम एक बीच में खंबे की तरह खड़े हैं और हमारे चारों तरफ सब मैन्युफैक्चर है। और मैन्युफैक्चर का अभिप्राय और हमारा अभिप्राय ये कहता है कि ना मैन्युफैक्चर पॉलिटिशियन है, ना हम पॉलिटिशियन हैं। सरकार किसकी आएगी, किसकी जाएगी, उस सबका कोई मतलब नहीं है। हमको व्यक्तिगत मतलब है विकास से और कर्म से और कामों से। हम जिस शहर में रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, हमारी माँ बहन सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारा बिजनेस सुरक्षित है। जो ये सब चीज़ें हमको देता है, हम उस पार्टी को मानते हैं। पर्सनल व्यू बोले तो मेरा नरेंद्र मोदी को 100% नंबर जाता है। उत्तर प्रदेश से चल के गुजरात तक का सफ़र आपने बताया, क्योंकि अगर पूरे देश को देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तकरीबन 25 से ज़्यादा प्रांत बढ़ते हैं। और किन किन प्रदेशों में आपकी क्या उपलब्धियां रही? सर, गुजरात से स्टार्ट किया हमने, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, यूपी, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, इतने स्टेटों में हमने काम किया है। इतने स्टेटों का हमने सर्वे किया है, पब्लिक का भी किया है, खान पीन का भी किया है, सभी का काम किया है।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने अवार्ड लिए हैं। गुजरात 8 साल कंटिन्यू फर्स्ट नंबर का अवार्ड बाय रेल कंटेनर, बाय सी कंटेनर का फर्स्ट नंबर का 8 साल तक अवार्ड लेता रहा। राजस्थान कोटा में फर्स्ट नंबर का अवार्ड, कर्नाटक बेलारी में फर्स्ट नंबर का अवार्ड, राजस्थान चित्तौड़गढ़ देवारी में फर्स्ट नंबर का अवार्ड। 4 से 5 डिस्ट्रिक्टों के अंदर मैंने कंटिन्यूअस फर्स्ट नंबर के अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दिए हैं। साक्षात आप देख सकते हैं, लगे हुए हैं, सर्टिफिकेट भी हैं, अवार्ड भी हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों के मंचन पर आया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं आपका भी हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते, इसलिए अगर कहीं कोई संघर्ष करता हुआ व्यक्ति मिले तो उसका हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। आज अवधेश जी साथ थे, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कई बार संघर्ष करके कुछ हासिल नहीं कर पाते, लेकिन संघर्ष जारी रखिए क्योंकि मेहनत कभी बेजा नहीं जाती। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, अहमदाबाद।